गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में थॉमस कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया। तो इसका सही उत्तर होगा चाइना ने जीत लिया है। और यहाँ पे एक ही प्रश्न में दो प्रश्न हम करने वाले, तो ये थॉमस कप पढ़ेंगे, साथ में उबेर कप भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एक प्रमुख वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप है ये थॉमस कप और उबेर कप। ये जो थॉमस कप है ना, ऐसे याद रखो, ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और जो उबेर कप है वो महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ये प्रतियोगिता हर 2 साल में होती है और इस बार इसको किसने होस्ट किया। अभी ये 3 मई को समाप्त हो चुका है। इसका आयोजन कहां पर हुआ? डेनमार्क में हुआ। ठीक है, थॉमस कप की हम पहले बात करते हैं। पहले जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ लेते हैं, फिर स्टैटिक में आपको बताता हूं कि विजेता कौन रहा। तो थॉमस कप को जीत लिया है चाइना ने, 12वीं बार जीता है। ठीक है, यहाँ पे चाइना ने किसको हराया, या यूं कह दें कि अगर गोल्ड चाइना ने जीता है तो दूसरे स्थान पे सिल्वर जीता है फ्रांस ने। और भारत ने यहाँ पे ब्रोंज जीता है, यानी कि भारत तीसरे स्थान पे रहा। भारत और डेनमार्क, इनको मिला है ब्रोंज। वैसे ब्रोंज तक हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती, केवल जो विजेता होता है उसी का नाम याद रखना होता है, लेकिन यहाँ पे भारत का नाम आ रहा है इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मेडल टेली भी आप देख सकते हो, पहले पे चाइना, दूसरे पे फ्रांस और तीसरे पे यानी कि ब्रोंज जीता है भारत और डेनमार्क। तो थॉमस कप, ये हमने कहा, पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत हुई थी 1949 में और अभी जो हुआ इसका 34th नंबर का एडिशन था। आपको बता दूं, इससे जो लास्ट वाला एडिशन हुआ था जो 2024 में हुआ था, उसको भी चाइना ने जीता था। और वैसे भारत एक बार थॉमस कप जीत चुका है, 2022 में पहली बार जब ये बैंकॉक में हुआ था, तब भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके थॉमस कप को जीता था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब ये हमने बात कर ली थॉमस कप की। अब आप पूछोगे उबेर कप के बारे में बताओ, जो महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तो उसकी शुरुआत 1957 से होती है। इस बार 31st नंबर का एडिशन हुआ। इसका जो लास्ट एडिशन है 2024 वाला, वो भी चाइना ने जीता था, लेकिन इस बार वाला चाइना ने नहीं जीता। इस बार वाला जीता है साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया का ये तीसरा टाइटल है, तीसरी बार जीता है, मतलब किसे हरा करके? चाइना को हरा करके। ठीक है, तो गोल्ड साउथ कोरिया ने जीता, सिल्वर जीता है चाइना ने, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ब्रोंज वगैरह याद रखने की हमें जरूरत, क्योंकि वहां भारत का नाम आया था थॉमस कप में, इसलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात कर लें तो स्थापना होती है जुलाई 1934 में और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कुआलालंपुर, मलेशिया में। और अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? खुनियंग पटामा है। ये अभी नई बनी थी, याद रखना। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। थॉमस कप, उबेर कप इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, लगे आज बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की भी बात कर लेते हैं। इसकी भी स्थापना होती है 1934 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में और हेड है जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इन सब का संबंध, जैसे थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, इन सब का संबंध आपका बैडमिंटन से है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में 7 वर्षीय ईशान सिंह पाक जल डमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए। उनका संबंध किस राज्य से है, कहां से बिलोंग करते हैं वो? तो आंसर होगा रांची, झारखंड से। तो रांची झारखंड के 7 साल के बच्चे हैं, ईशान सिंह इनका नाम है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्र का हिस्सा है जिसे हम पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, पाक स्ट्रेट, और अभी उसे तैर कर पार कर लिया इन्होंने। मतलब अब उम्र तो देखो, 7 साल का बच्चा है, कक्षा तीसरी में पढ़ता है, और उन्होंने लगभग 29 किलोमीटर की दूरी समुद्र में तैरकर पार की। ये सफर ईशान ने 9 घंटे और 50 मिनट में पूरा किया और वैसा करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए। उन्होंने जो ये दूरी तय की है ईशान ने, वो श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक की ये दूरी तय की है। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनी थी। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने थे सिद्धार्थ अग्रवाल, जो कि बंगलुरु से हैं। इंग्लिश चैनल के बारे में आप जानते हो, ये अटलांटिक महासागर की एक ब्रांच है जो कि इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ती है। अच्छा, अगर बात करें इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो मिहिर सेन थे। और पहली भारतीय महिला पूछेंगे तो आरती शाह। लगे आप ये भी ध्यान रख लेना, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया इंग्लिश चैनल का भी। आज जो हमने बात करी है वो पाक स्ट्रेट की बात करी है, पाक जल डमरू मध्य। तो उसको तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बालक बने हैं कौन? ईशान सिंह, रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में किसने जातीय एकता कानून पारित किया है? तो सही उत्तर होगा चाइना ने। तो चाइना की संसद को हम क्या कहते हैं? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस।
और इसी ने एक नया कानून पास किया है और उसे कहा है जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाला कानून, यानी कि लॉ ऑन प्रोमोटिंग एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस। और ये कानून 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि चाइना चाहता है कि देश के सभी अलग अलग जो भी समुदाय हैं, जो भी वहां पे अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, वो अपनी अलग पहचान कम करें और एक ही चीनी पहचान को अपनाएं। मतलब वहां की सरकार चाहती है कि सभी लोग खुद को सबसे पहले चीनी माने और जो उनकी अलग संस्कृति है, जो पहचान है, उसको कम करें। उसके अलावा कह दिया कि चाहे स्कूल हो, नौकरी हो या कोई भी सरकारी काम हो, सब काम चीनी भाषा में होना, जो मंदारिन है। उसके अलावा लोगों को ये सिखाया जाएगा कि वे एक ही राष्ट्र की सोच रखें। इसे सामूहिक चेतना कहा गया। और अगर कोई अलग पहचान, कोई जैसे कोई भी अलग अल्पसंख्यक है, कोई किसी और समुदाय से है, तो अगर वो अपनी पहचान की, अपने अलगाव की बात करता है तो उस पर एक कड़ा एक्शन लिया जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा। मतलब जैसे भारत में है ना, सभी भाषाओं को, सभी संस्कृति को हम बढ़ावा देते हैं, वहां उसका उलट है। वो कह रहे हैं भैया अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को कम करो दिखाना, और बस ये याद रखो कि तुम चीनी हो। जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले हम हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, हम भारतीय हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम हमारी संस्कृति को मार देंगे, हमारी पहचान को मार देंगे, हम किस समुदाय से आए हैं इसको मार देंगे, नहीं। लेकिन वहां पर ऐसा है और अब तो कानून के रूप में ये लागू होने वाला है। कई देश, कई संस्थाएं हैं, जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट है, वो इसका विरोध भी कर रही है, उनको पसंद नहीं आई ये बात। उनका कहना है कि जो भी वहां पे इस तरह से अल्पसंख्यक होंगे, इससे उनकी जो भाषा है, धर्म है, संस्कृति, वो खतरे में पड़ सकती। क्योंकि मान लो कोई अल्पसंख्यक है, वो अपना त्योहार मनाएगा तो तुम मनाने नहीं दोगे, तुम्हारे लिए वो महत्व ही नहीं रखता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब ये सब मामला चल रहा है चाइना में, तो लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा चाइना, कैपिटल बीजिंग होती है, यहीं पर आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय मिल जाएगा। करेंसी रेनमिन हो गई, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। एशिया की सबसे लंबी जो नदी है वो यांगत्से नदी है, जो चीन में बहती है, और चीन का जो शंघाई शहर है इसी नदी के किनारे है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को। इसे येलो रिवर भी कहा जाता है। कुछ और प्रश्न देखें यहां से, तो एक हमने पढ़ा था YJ-20 नाम से एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, इसका भी सफल परीक्षण किया था चीन ने, और इसी का दूसरा नाम है ईगल स्ट्राइक 20। चाइना ने अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की भी घोषणा की है। अभी चाइना में भारत के जो अगले राजदूत बने थे वो है विक्रम दुर्रेस्वामी। उसके अलावा चीनी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई तकनीक बनाई है जिसे जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल कहा जाता है। ये एक तरह की बैटरी है जो कोयले से सीधे बिजली बनाती है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था। उसके अलावा चाइना ने एटलस नाम से स्वार्म ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। ये आप कह सकते हो एक तरह का चलता फिरता ड्रोन कंट्रोल सिस्टम है जो जमीन पर गाड़ी में लगा हो। ठीक है, तो ये सारी बातें बिल्कुल लेटेस्ट हैं। क्वेश्चंस चाइना से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है सिनबेक्स सेकंड इसका आयोजन किया? तो आंसर हो जाएगा कंबोडिया। तो सिनबेक्स सेकंड ये एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, 2026 में इसका ये दूसरा एडिशन है। सेकंड मतलब दूसरा एडिशन है, भारत और कंबोडिया के बीच में। देखो, सी मतलब कंबोडिया, IN मतलब इंडिया, और BA का मतलब हो गया बायलैटरल एक्सरसाइज। इसका आयोजन अभी 4 मई को शुरू हो गया, 17 मई तक चलेगा। कहां पर हो रहा है? कंबोडिया में। कंबोडिया में इस बार इसका ये दूसरा संस्करण हो रहा है, और इसमें भारत की ओर से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। तो इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की सेनाएं मिलकर के आतंकवाद से निपटने की ट्रेनिंग ले रही हैं, खासकर ऐसे इलाकों में जैसे शहर के पास या कठिन परिस्थितियों में वो कैसे ऑपरेशन उन्हें करना है, ये इस ऑपरेशन के माध्यम से सीखा जाएगा। इसका जो पहला एडिशन है ना 2025 में हुआ था, पुणे भारत में हुआ था, इस बार कंबोडिया में हो रहा है। पहले मैं आपको कंबोडिया लेकर के चलता हूँ, फिर हम क्या करेंगे 2026 में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्न है वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो ये रहा मैप में कंबोडिया। कैपिटल फ्नॉम पेन होती है, करेंसी है कंबोडियन रियल, प्रधानमंत्री हैं हुन सेन, और कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखना। अब एक्सरसाइज रिवाइज करें, आ जाओ। एक धर्मागार्जन अभ्यास हमने पढ़ा था, भारत और जापान के बीच में होता है, अभी उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। कलारी लीप अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया था, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्निवर्षा अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ हिमाचल प्रदेश के बकलो में। वज्रघात अभ्यास भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया राजस्थान में। लमितिया अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में हुआ सेशल्स में। इन सीटू अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ हिंद महासागर क्षेत्र में, जो मलक्का जल संधि है उसके आसपास। मिलान अभ्यास इंडियन नेवी ने इसका आयोजन किया
ये द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। वायु शक्ति अभ्यास, भारतीय वायु सेना ने इसका आयोजन किया राजस्थान में ही। सागर कवच मॉक ड्रिल अभ्यास, भारतीय तटरक्षक बलों ने इसका आयोजन किया माहे और केरल के तटों पर। उसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास, यूएस नेवी ने इसका आयोजन किया, अमेरिका के नेवी ने। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया। कहाँ पर? गुआम तट पर, जो कि पैसिफिक ओशन में है। और अमोक ज्वाला अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया, बबिना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश में। काकड़ू अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। भारत ने भी हिस्सा लिया, भारत की तरफ से आईएनएस नीलगिरी ने। शक्ति द्वीप अभ्यास, एक तरह से त्रिसेवा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के इसमें पार्टिसिपेट किया, आयोजन किया इसका अंडमान और निकोबार कमान ने। कहां पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अभी साइक्लोन अभ्यास हुआ था भारत इजिप्ट के बीच में। कहां पर? इजिप्ट में ही। ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। और अभी डस्ट लेक अभ्यास हुआ था भारत उज्बेकिस्तान के बीच में, उज्बेकिस्तान के नमंगन क्षेत्र में। और प्रगति अभ्यास, इसका आयोजन इंडियन आर्मी ने किया था। 11 हमारे फ्रेंड कंट्रीज ने, मित्र देशों ने हिस्सा लिया। मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, 2026 के ये सारे अभी तक के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, वो सभी एक्सरसाइज जिसमें भारत का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, वो मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा प्रसून जोशी को। तो अभी सरकार ने प्रसून जोशी जी को अभी प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बना दिया है। तो इसको याद रखना भी आसान होगा, प्रसार और प्रसून। ठीक है, प्र आ रहा है दोनों। तो कौन है प्रसून जोशी? इनका नाम पहले भी आपने कई बार सुन तो रखा होगा, मशहूर गीतकार और लेखक है। उन्होंने कई फिल्मों में हिट गाने दिए हैं। और वैसे वो 2017 से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन के रूप में भी काम कर रहे थे। और अभी ये प्रसार भारती के अध्यक्ष बन गए। प्रसार भारती ये क्या है? ये भारत का एक सरकारी मीडिया संगठन है। 1997 में इसकी शुरुआत होती है, स्थापित होती है। और 2 बड़े प्लेटफॉर्म ये चलाता है, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन। ठीक है, तो स्थापना होती है 1997 में। कौन सा अधिनियम? प्रसार भारती अधिनियम 1990, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये, ध्यान में रखना। सिंपल से एक लाइन में, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष, प्र से प्रसार, प्र से प्रसून जोशी। आप कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लगभग 16-17 अपॉइंटमेंट से, ध्यान से सुनना। अभी नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी थी भूमिका श्रेष्ठ। और हमारे देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद चुनी गई थी, मेनका गुरुस्वामी, पश्चिम बंगाल से हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नए अध्यक्ष बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। विक्रम दुर्रे स्वामी को चीन में भारत का अगला राजदूत बनाया गया, एम्बेसडर। जबकि पेरिया स्वामी कुमारन को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर बनाया गया। दिनेश त्रिवेदी अभी बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त बने। जबकि अभी जो नया बना था राष्ट्रीय दंत आयोग, उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर संजय तिवारी को। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं पीयूष आनंद। उसके अलावा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख बने हैं वीर विक्रम यादव। बीपीसीएल के नए सीएमडी संजय खन्ना बने। जबकि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने। राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने अभी अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। आरबीआई के अभी नए डेप्यूटी गवर्नर बने रोहित जैन, टी रविशंकर की जगह आए। और नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने श्रीकांत वेलमाकन्नी। बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ रजनीश कर्नाटक, मतलब वही है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। और उसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ का भी कार्यकाल बढ़ गया, उनका देवदत्त चंद। ये सरकारी बैंक है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष भी याद रखना, अशोक लाहिड़ी बने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से सारे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत सिस्टम अभी किसने लॉन्च किया? तो सही उत्तर होगा कर्नाटक ने। ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स कौन होते हैं? पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं। जो डिलीवरी बॉय हो गए, जो कैब ड्राइवर हो गए, जो आपके घर पे अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का पार्सल लेकर के आते हैं, वही सब डिलीवरी बॉय। आपके घर पे खाना लेकर के आते हैं स्विगी से, तो वो सब गिग वर्कर्स है। मतलब जितना काम उतना पैसा मिलता है, काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सब होते हैं गिग वर्कर। तो इन्हीं के लिए भी कर्नाटक सरकार ने भारत की पहली डिजिटल शिकायत प्रणाली, एक सिस्टम शुरू किया है। मतलब ये एक, आप कह सकते हो, एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रेवियंस रेड्रेसल सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा, इस पोर्टल पे क्या होगा, जो गिग वर्कर्स होते हैं वो अपनी परेशानी, जो भी उनकी दिक्कत है, वो यहाँ पे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। और साथ में उसका स्टेटस भी देख सकते हैं, मतलब उसे ट्रैक कर सकते हैं कि उनकी शिकायत जो भी थी वो अभी तक कहाँ तक पहुंची। अब किस तरह की दिक्कत, जैसे कि पेमेंट से संबंधित कोई समस्या है, काम की स्थिति उनकी बहुत खराब है,
जैसे उनकी जो भी कंपनी है, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन वगैरह, जो भी कंपनी है उनकी, उस कंपनी से संबंधित कोई विवाद हो गया तो फिर वो सीधे पोर्टल पर शिकायत डाल सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये हो गया, पहले अभी तक क्या होता था, शिकायत करने के लिए उनके पास कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, एप्लीकेशन वगैरह पे होता था, तो वो डायरेक्ट किससे बात करें, कोई सही से समाधान नहीं देता था। बस फोन पे बात कर लिया, मैसेज डाल दिया, कोई रिप्लाई आया नहीं आया। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो क्लियर नहीं हो पाती, जब व्यक्ति सामने होता है तो क्लियर हो जाती है। ऑनलाइन में यही दिक्कत है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उनकी हर शिकायत सरकार रिकॉर्ड करेगी, उसे ट्रैक करेगी और वर्कर्स को अपने अधिकारों की ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। इसके लिए कंपनियों के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं कि भैया अब हर कंपनी को अपनी इंटरनल डिस्प्यूट कमेटी बनानी होगी, यानी कि कंपनी पहले जो भी वर्कर की जो समस्या है उसको पहले खुद सुने, उसे सुलझाने की कोशिश करे। अगर उससे नहीं सुलझता तो मामला फिर सरकार के पास जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने क्या कहा कि भैया कंपनियों सुनो, जो भी तुम्हारे पास प्रॉफिट होता है या जो भी तुम कमा रहे हो, तो उसका 1% पैसा आपको वेलफेयर फंड में देना होगा। और उस पैसे का हम क्या करेंगे, या उस पैसे का आप क्या करोगे, वो पैसा होगा गिग वर्कर्स की भलाई के लिए, उनकी बीमा के लिए, उनकी सहायता के लिए उस पैसे का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो बात हमारी क्या थी वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपके लिए जो आपको लाइन याद रखनी है कि भारत का पहला गिग वर्कर्स के लिए भारत का पहला डिजिटल शिकायत सिस्टम अभी शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। कैसे काम करता है सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दी। अब कर्नाटक ले चलता हूँ, ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल बंगलुरु है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। यहाँ पे 5 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लें यहाँ से। तो बंगलुरु का एक बंगलुरु का एक अंतरिक्ष स्टार्टअप है, प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है गैलेक्साई, और अभी इसने दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है मिशन दृष्टि, इसको लॉन्च किया है फॉल्कन 9 की मदद से। हमने कल ही पढ़ा इसके बारे में। और एक और स्टार्टअप है बंगलुरु का ही, भारत 1.ai, और इसने बंगलुरु में भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाने का ऐलान किया। अभी 6वां भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता हुआ था बंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन हुआ अभी आईएससी बंगलुरु में। कर्नाटक सरकार ने बजट की घोषणा की और उसमें कहा कि राज्य में अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया। आईबीएम ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहां पर लॉन्च किया, बंगलुरु। कर्नाटक ने अभी गौरीबिदनूर में अपनी तरह का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया था। और कर्नाटक ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट ट्रेनिंग में टॉप पोजीशन हासिल की है। उसके अलावा क्रोएशिया की एक मशहूर एथलीट हैं ब्लैंका व्लासिक, और अभी इनको टीसीएस वर्ल्ड 10K बंगलुरु 2026, जो कि एक तरह का मैराथन था, उसके लिए इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाया था इनको। ठीक है, तो कर्नाटक से ये सारी अभी की लेटेस्ट बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पूर्वोत्तर भारत ने किस राज्य के साथ एक अंतर क्षेत्रीय वस्त्र पहल है पद्म डोरे, इसको शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो पद्म डोरे या पद्म डोरी, ये एक नई कपड़ा पहल या टेक्सटाइल पहल इनिशिएटिव आप कह सकते हो, जिसमें पूर्वोत्तर भारत का एरी रेशम, इसको मध्य प्रदेश के चंदेरी कपड़े के साथ मिलाकर के एक नया डिजाइन, एक नया कपड़ा बनाया जाएगा। और अभी इसे पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, इसे आप बोलोगे नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अभी इसको लॉन्च किया है। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? अलग अलग राज्यों की परंपराओं को आपस में जोड़ना, जिससे कारीगरों को ज्यादा काम और पहचान मिले, पर्यावरण के अनुकूल कपड़े बने, पारंपरिक कला को आधुनिक बाजार से जोड़ना। ये जो अभी मिलाया है ना पूर्वोत्तर का एरी रेशम, इसे याद रखना अहिंसा रेशम भी कहा जाता है, मतलब कीड़ों को मारे बिना इसको बनाया जाता है। ये सर्दी में गर्म महसूस कराते हैं और गर्मी में ठंडा महसूस कराते हैं। और इसको किसके साथ मिलाया? चंदेरी बुनाई के साथ, जो कि मध्य प्रदेश की है। ये बहुत हल्की और चमकदार होती है, देखने में काफी सुंदर लगती है और हल्की पारदर्शी सी महसूस होती है। यानी कि हम एरी रेशम ले रहे हैं पूर्वोत्तर भारत का, जो कि कपड़े की मजबूती को बताता है, और चंदेरी बुनाई हम ले रहे हैं मध्य प्रदेश की, जो कि सुंदरता को बताता है। तो कपड़े की मजबूती के साथ हमें सुंदरता मिलेगी। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बन सकता है, ये जो एरी रेशम है हमने कह दिया पूर्वोत्तर भारत का है, लेकिन अगर पूछें कि असल में किस राज्य का है ये? पिछले साल आपको याद होगा
आपको जरूर याद आ रहा होगा अगर डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो एरी सिल्क नाम आपने पहली बार नहीं पढ़ा है, इसको पहले भी आप पढ़ चुके। पिछली बार इसको जीआई टैग मिला था। तो ये मुख्य रूप से मेघालय का है, याद रखना, ठीक है। तो ये जो अलग अलग राज्यों के कपड़ों को, वहां की बुनाई को आपस में जोड़ करके एक नया डिजाइन ये लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए कौन सी पहल शुरू की है इन्होंने? पद्म डोरी पहल। अब हमारे प्रश्न में मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, तो ले चलते हैं आपको एमपी। ये रहा मैप में एमपी। कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। पशु बारहसिंगा हो गया, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंब, पुष्प है सफेद लिली, मछली है महशीर। कुछ प्रश्न देख ले यहाँ से। तो पीपीपी मॉडल पर आधारित ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा मध्य प्रदेश के धार जिले में। पीपीपी मॉडल पे आधारित होगा ये। और रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश बना था। एक ये देखो, अभी पहले नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का भी उद्घाटन किया गया था भोपाल में। और राहवीर योजना लागू करने वाला दिल्ली ये पहला यूनियन टेरिटरी बना था, जबकि पहला राज्य मध्य प्रदेश है। और भारतीय सेना ने अभी जबलपुर मध्य प्रदेश में लघु और हल्के हथियारों के नियंत्रण पर पहले यूएन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की मेजबानी की थी, यहाँ पे जबलपुर में। और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में जो खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र है, वहां से कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को शुरू किया। केंद्रीय संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने समृद्ध ग्राम नाम से डिजिटल सेवाओं को मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव में शुरू किया था। और मध्य प्रदेश ने, याद रखना, 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है, ठीक है। तो एमपी से ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका 3 मई को। हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम 3 मई को मनाते हैं। तो ये दिन अखबार, टीवी और ऑनलाइन मीडिया की आजादी को याद करने के लिए मनाया जाता है, ताकि पत्रकार बिना डर के सच लिख सके और लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके, जो कि आजकल बिल्कुल नहीं होता है। और ये दिन 3 मई 1993 1993 से ये दिन मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत विंडहोक घोषणा 1991 के बाद हुई थी। अच्छा, थीम याद रखेंगे। थीम क्या है? शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। ये थीम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था। एक तो बताओ इसको जारी कौन करता है, और अभी इसमें भारत की रैंक क्या है और टॉप पर कौन है? ठीक है, इतना सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाकी डेज तो अभी मई में 3 डेज हम पढ़ चुके हैं। 1 मई को श्रम दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, लेबर डे। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस के रूप में मनाया था, और ये 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फॉर्मूला 1 सिम रेसिंग प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे बनाया गया? तो आंसर होगा श्रेयस अय्यर को। तो भारतीय क्रिकेटर हैं श्रेयस अय्यर, और इन्हीं को अभी इस F1 सिम रेसिंग प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 की बात करें क्या है, तो ये एक राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है जिसमें लोग कंप्यूटर या सिमुलेटर पर रेसिंग करते हैं, बिल्कुल असली F1 रेसिंग की तरह। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में अच्छे डिजिटल रिसोर्स ढूंढना, उन्हें ट्रेनिंग और मौका देना, और गेमिंग को प्रोफेशनल मोटर स्पोर्ट से जोड़ना। तो सिम रेसिंग क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। ये असली जैसी रेसिंग होती है, लेकिन ये कंप्यूटर पे खेला जाता है गेम की तरह। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, मतलब जब आप ये गेम खेलोगे तो इसमें रियल ड्राइविंग जैसी फील आपको आएगी। अब ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है, चलो ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न आपको रिवाइज कराए जाएं। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी हरमनप्रीत कौर। हरियाणा राज्य महिला आयोग के बने थे शेफाली वर्मा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो अभी भारत ने और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया, भारत ने जीता, उसके टूर्नामेंट एम्बेसडर रोहित शर्मा बने। और अभी 28वां एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल बने थे। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के पंकज त्रिपाठी, सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। यूनिक्लो, ये जापानी फैशन क्लोथिंग ब्रांड है, इसके बने थे जसप्रीत बुमराह। और भीम पेमेंट एप्लीकेशन है, उसके महेंद्र सिंह धोनी बने। और ये मैंने आपको बता दिया, क्रोएशिया की मशहूर एथलीट ब्लैंका व्लासिक टीसीएस वर्ल्ड 10 के बंगलुरु मैराथन जो हुआ था उसकी ब्रांड एम्बेसडर इंटरनेशनल एम्बेसडर बनी थी। और जिंदल स्टेनलेस स्टील के पहले ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने। और AR रहमान को यामा म्यूजिक इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी टाइम्स की द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो आंसर होगा IISc बंगलुरु।
तो टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 आई है और इसमें भारत से रिकॉर्ड 128 यूनिवर्सिटीज को इस बार शामिल किया गया, जो कि सबसे ज्यादा है। लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में या टॉप 40 में नहीं पहुंच पाई है। टॉप 100 में भी है तो एकमात्र है, एकमात्र भारतीय यूनिवर्सिटी। तो उसी के हिसाब से हम कह रहे हैं कि भारत का जो सबसे अच्छा संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, वो है IISc बेंगलुरु। एशिया में इसको कौन सी रैंक मिली है? तो 43rd नंबर पर है ये। तो हम कह सकते हैं भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला संस्थान है। लेकिन अगर आप पिछले साल का डेटा देखोगे तो पिछले साल ये 38th रैंक पर था, मतलब 5 स्थान फिर से अभी भी नीचे आ गया ये। और टॉप 100 में हमने कहा ये एकमात्र भारतीय संस्थान है IISc बेंगलुरु, इसके अलावा और कोई भारतीय संस्थान नहीं है। अच्छा, टॉप पर कौन है? तो चाइना का दबदबा है भैया। पहले पे सिंघवा यूनिवर्सिटी चाइना की है, दूसरे पे पीकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की, तीसरे पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। मतलब टॉप 10 में भी अगर आप देखोगे तो 5 यूनिवर्सिटीज तो केवल चाइना की है। ठीक है, तो ये सब इस रैंकिंग में बताया गया है। मैंने आपको सब बता दिया जो काम की बातें थी, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, इसे सपोर्ट जरूर करना। बाकी डेली देखो PDF आपको मिली जाती है प्रैक्टिस के लिए, इनकी क्विज आपको फ्री में मिली जाती है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न क्या पूछा था कि अभी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा R बालासुब्रमण्यम। वैसे 2 जनों को नियुक्त किया गया, R बालासुब्रमण्यम और एक थी जोरम अनिया। टोटल अब 7 फुल टाइम मेंबर हो गए। उसके अलावा भारत में महिलाएं और पुरुष 2025 एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार 2021 से 23 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना हुआ? तो आंसर होगा 917। फिर अगले में पूछा हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th को शुरू किया कहाँ? उड़ीसा में। फिर पूछा अभी एपिडा ने देश के पहले बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर के लिए अभी किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा UP। और देश की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर अभी कौन बनी है? ऋतिका श्री। और दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट अभी लॉन्च किया है गैलेक्साई ने। उसके अलावा RBI में भी डेप्यूटी गवर्नर बन गए, नाम है रोहित जैन। फिर पूछा अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार अभी किस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा भारत का UPI। फिर आपसे पूछा था नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत के 47 मिलियन प्लस शहर देश की GDP में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देते हैं? तो आंसर होगा 60%। और फिर पूछा था विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को, 2 मई आंसर होगा। बाकी चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। अच्छा, तो कल मैंने आपसे यही पूछ लिया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक है। आज भी मैंने यही बीच में आपसे पूछ लिया था, तो आंसर इसका क्या होगा? 157 नंबर पर है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।